हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। और आज के सीरीज में मैं एक ऐसे टेबलेट के बारे में बात करने वाला हूं जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का, मैनेज करने का काम करता है। डेफिनेटली इसे आप तब लेंगे या आपको तब लेने की सलाह दी गई होगी जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू से ऊपर चला गया होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम का, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार प्रेस 3D 25/12.5 टेबलेट के बारे में। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो टेलमिसार्टन आईपी के अकॉर्डिंगली 40 mg है, क्लोरथैलिडोन आईपी के अकॉर्डिंगली 12.5 mg है और आपका मेटोप्रोलोल आईपी के अकॉर्डिंगली 23.75 mg है। और इसी कंसंट्रेशन को ऊपर आपको यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। बाकी इसमें एक्सिपेंट रखे गए हैं। यहां पे एक चीज का विशेष ध्यान रखना जरूरी है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें टेलमिसार्टन या तो अकेले सिंगल हो, जैसे टेल्मा 40, टेल्मा 20 वगैरह आपको हमने बताया था, या तो किसी ऐसे प्रोडक्ट जिसमें टेलमिसार्टन एक कॉन्स्टेंट के रूप में यहां पे यूज किया गया होगा, तो उसको लेते समय प्रेगनेंसी के केस में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि कोई वुमेन को हाइपरटेंशन है और डॉक्टर ने उसको या तो टेलमिसार्टन या तो टेलमिसार्टन के कॉम्बिनेशन का कोई भी ड्रग प्रिस्क्राइब किया है और मेडिसिन लेते समय उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो जब उनको यह अंदाजा होता है, यह पता चलता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, उन्हें इमीडिएटली अपने डॉक्टर को यह इन्फॉर्म करना चाहिए और टेलमिसार्टन के कंटिन्यूएशन को बंद कर देना चाहिए। यह बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि टेलमिसार्टन आगे जाकर के वूम में डेवलप होने वाले फीटस के डेवलपमेंट में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी कॉज कर सकता है। इसीलिए इसकी इंफॉर्मेशन सही समय पे देना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गए। तो ये तो हो गई कुछ ज़रूरी बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि आज का जो प्रोडक्ट है वो किस लिए दिया जाता है। आज का प्रोडक्ट एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी का ड्रग है, यानी कि एक ऐसा ड्रग है जिसका यूज़ हम हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए करते हैं। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन कब होता है, कैसे होता है, क्या उसके रिस्क फैक्टर हैं, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो हमने हमारे मेन चैनल सोशल फार्मेसी पे अपलोड किया हुआ है। फिर भी आपके लिए एक बार ब्रीफिंग करता हूं। रिस्क प्लस कॉस्ट दोनों को अगर हम इंक्लूड करें तो हाइपरटेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो जाता है आपका स्ट्रेस। आप कितना स्ट्रेस ले रहे हैं, चाहे रीजन कोई भी हो, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो ये स्ट्रेस आपकी बॉडी में कई अलग अलग तरीके के केमिकल, बायोकेमिकल चेंजेस कॉज करता है, जिससे ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल वैल्यू जो कि 120/80 mmHg होता है, इसे शूट करने लगता है। तो इस तरीके से स्ट्रेस आपके बॉडी के ब्लड प्रेशर को इनहैंस करने का काम करेगा। एक बात आपको और बता दूं कि जो ब्लड प्रेशर है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर का घट जाना, ये एक्चुअली में प्रॉब्लम होता है। अगर सही मात्रा में सही प्रेशर के साथ ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को ब्लड अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा और वो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो ब्लड का आर्टेरियल वॉल पे लगाया जाने वाला प्रेशर ही आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 120/80 mmHg। अगर हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर के कंटिन्यूएशन में, तो अगला आपका डाइट आ जाता है कि आप अपने डाइट में किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी सब्सटेंस ले रहे हैं तो वो आगे जाकर के आपके ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होने का काम करेगा एज अ प्लैक, जिसे हम लोग एथेरोमा कहते हैं, और इसकी प्रोसेस एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाती है, जो कि अल्टीमेटली आपके ब्लड प्रेशर को एलिवेट करेगी। डेली हैबिट, जो आपकी गलत हैबिट है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये भी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। किडनी का कंडीशन कैसा है, वो भी आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। कुछ फैमिली हिस्ट्री भी होती है जो आपके ब्लड प्रेशर को इनहैंस करने का काम करती है, और कई अननोन होते हैं। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग कॉज होते हैं आपके ब्लड प्रेशर के लिए। सम नोन होते हैं, सम अननोन होते हैं। तो कारण कोई भी हो, अगर आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो उसे वापस अपने नॉर्मल वैल्यू दैट इज 120/80 इस पर लाना बहुत जरूरी है। लेकिन हर किसी को अगर ब्लड प्रेशर है तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का सिंगल ड्रग यूज करे, यह सही नहीं होता, क्योंकि इससे आपको भले ही सिम्टोमेटिक राहत मिल जाए, क्योंकि ड्रग तो काम करेगी और आपको राहत मिलेगी, बट इट इज नॉट अ राइट अप्रोच। आपको सबसे पहले कॉज पता करना पड़ेगा कि आखिर इंडिविजुअल व्यक्ति के ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसका कॉज क्या है। सपोज एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, वो स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है और आप बेवजह की दूसरी दवाइयां खा रहे हो, तो वो दवाई तो काम करेगी, ब्लड प्रेशर तो डाउन होगा, बट जबरदस्ती उसका कॉज ठीक तो नहीं कर सकते। बट अगर आप किसी तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, हॉबीज में इंटरेस्ट लगाते हैं, तो आपका स्ट्रेस अपने आप हट जाएगा। तो स्ट्रेस इंड्यूस हाइपरटेंशन तो सबसाइड होना ही होना है, इसलिए आप मेडिसिन को बिना वजह मत लिया करिए। चलिए, ये तो बात हो गई बेसिक इंट्रोडक्शन का। अब हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट के काम करने के तरीके के बारे में। सबसे पहला हमारा जो कॉन्स्टेंट था वो था आपका टेलमिसार्टन, जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कैटेगरी का एग्जांपल है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्या होता है, उससे पहले समझ लीजिए कि आखिर एंजियोटेंसिन करता क्या है। अगर एंजियोटेंसिन रिलीज होकर के या कन्वर्ट होकर के
अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है। तो बाइंड होने के बाद, अभी हम ड्रग यूज नहीं कर रहे हैं, हम ड्रग यूज करने से पहले का केस मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर ये एंजियोटेंसिन है और ये रिसेप्टर है, इस पे जाकर अगर बाइंड होता है तो आपके ब्लड वेसल नैरो होने लगते हैं। ब्लड वेसल नैरो होगा तो उसमें बहने वाला ब्लड को प्रेशर फेस करना पड़ेगा, और वही तो आपका ब्लड प्रेशर है। जैसे मैंने बताया आपको, आपकी हार्ट रेट में इंक्रीज होगी, आपका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, और इस तरीके से आपका जो तीनों फैक्टर हैं, और भी फैक्टर हैं बट ये 3 फैक्टर आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज या शूट करने का काम करेंगे। ये कब हो रहा था? जब एंजियोटेंसिन अपने रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो रहा था तब। अब हमको तो बाइंड होने देना नहीं है क्योंकि उससे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब आपका जो टेलमिसार्टन है एंजियोटेंसिन को उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा। वो कैसे? कि मान लो ये एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर है और ये आपका ड्रग है, ऐसे समझाने के लिए बस बता रहा हूं। तो ये ड्रग यहां पे आकर के अटक जाएगा और आपके एंजियोटेंसिन आना चाहेगा ना तो भी अपने जगह पे बाइंड नहीं हो पाएगा। इस तरीके से जब वो बाइंड ही नहीं होगा, यानी कि ताले में चाबी ही नहीं लगेगी, तो ताला खुलेगा नहीं। और इस तरीके से अगर रिसेप्टर पे आपका एंजियोटेंसिन बाइंड होगा ही नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे ही नहीं। तो समझ में आ गया आपको टेलमिसार्टन कैसे काम करता है। इसके बाद इसमें जो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है वह आपका क्लोरथैलिडोन। ये आपके डाययूरेटिक कैटेगरी का एग्जांपल है, और डाययूरेटिक कई अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। चाहे आपका एंजाइनल पेन हो, चाहे आपका एरिथमिया हो, चाहे आपका हाइपरटेंशन हो, या आपकी कोई और प्रॉब्लम हो जिसके कारण से एसोसिएटेड रूप से आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा होगा, तो वहां पे ये यूज किया जाता है। ओवरऑल जो डाययूरेटिक है उसके काम करने का तरीका क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाययूरेटिक। डाययूरेटिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि आपके यूरिन के फॉर्मेशन को इनहेंस करते हैं या तो इंक्रीज करते हैं। ये कैसे करेंगे? ये वाटर और सॉल्ट के रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। वो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप नॉर्मल व्यक्ति के बारे में बात करें जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बात करें, मेरी बात करें, तो हमारी किडनी क्या करती है? जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के फलस्वरूप जो यूरिन बनता है उससे पहले वाटर को और सॉल्ट को वापस रीएब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड में, और इसके बाद जो बच जाता है वो वाटर के फॉर्म में बाहर निकालती है, जिसे हम यूरिन कहते हैं, जिसे हम सिंपली यूरिन कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर नॉर्मल प्रोसेस में अगर ध्यान दें तो वो सॉल्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, वापस रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो सॉल्ट यानी कि नमक, जो कि ब्लड प्रेशर का एक कारण होता है, जब मैंने डिस्कस किया भी था, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इस केस में जब किसी व्यक्ति को हाइपरटेंशन है, हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसके नमक को या तो कम से कम इंटेक कराया जाए या यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हम डाययूरेटिक लेते हैं, जो क्लोरथाइडोन का एग्जांपल है। वो उस सॉल्ट के रीएब्जॉर्प्शन को वापस से यूरिन से ब्लड में लाने के प्रोसेस को रोक देता है। इसे हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देना, और यही इसके काम करने का तरीका है। तो वाटर और सॉल्ट अगर रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे तो जाएंगे कहां? वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके ब्लड में सॉल्ट का लेवल कैसा हो रहा है, नमक का लेवल कैसा हो रहा है, सोडियम का लेवल कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, और यही आपकी बीपी का कारण था। तो जो कारण है वही निकल गया, तो बीपी तो आपकी कंट्रोल में हो ही जाएगी। ये ऐसे काम करता है। इसके बाद अगला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका वह है मेटोप्रोलोल, जो कि एक बीटा ब्लॉकर कैटेगरी का एग्जांपल है। बीटा ब्लॉकर का फुल फॉर्म होता है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। सीधा सीधा हम लोग बात करें तो ये एड्रेनर्जिक सिस्टम को, खास करके बीटा सेलेक्टिव अगर हम बात करते हैं तो उस पर वो ब्लॉक करने का काम करता है। जब ये एड्रेनर्जिक सिस्टम आते हैं, सिग्नल के फॉर्म में आते हैं, तो आपके ब्लड वेसल्स पे कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, जिससे ब्लड वेसल आपके थोड़े सक्रिय हो जाते हैं और भी केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं, जिससे कारण से ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज होता है। बहुत डिटेल पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, तो इसके कारण से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जो बीटा सिंपैथेटिक सिस्टम है वो आपका अगर ज्यादा हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको ये कम करने का काम करता है। बीटा रिसेप्टर पे बीटा सिस्टमिक सिस्टेशन को ब्लॉक करने का काम करता है, और इस तरीके से जब वो ब्लॉक हो जाएगा तो आपका ब्लड वेसल जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा और आपस पहले जैसे नॉर्मल वैल्यू में आ जाएगी, और ओवरऑल तरीके से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी के ड्रग, सबसे पहला टेलमिसार्टन, दूसरा आपका डाययूरेटिक, तीसरा आपका बीटा ब्लॉकर, इन्होंने अपने अपने तरीके से काम कर करके ओवरऑल आपके ब्लड प्रेशर को जो बढ़ा हुआ रहा हुआ होगा उसको कम करने की कोशिश करी है। अगर इसमें 3 कॉम्बिनेशन आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा रहता है और लंबे समय से है, इसलिए इसको मैनेज करने की कोशिश की गई। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो समझ में आया होगा, उसका मैकेनिज्म क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।